आप तमाम अभ्यर्थियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी का जो न्यू वैकेंसी आया है 2026 के लिए, उसके बारे में मैं पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि आपका कब से ये फॉर्म अप्लाई होगा। 2026 का जो रेलवे ग्रुप डी का नया वैकेंसी आया है उसका, ठीक है, और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और इसमें आपका क्या योग्यता रखा गया है और क्या आयु है, कितने पद पर ये वैकेंसी निकाला गया है पद के लिए, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट करके पूरे चीजों को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम पैटर्न, ठीक है, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। और ऐसे भी आपका एग्जाम अभी तक जितना भी हुआ है लगभग आपका सीबीटी ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन, ठीक है, ये रहा आपका नोटिफिकेशन और इसमें पूरे डिटेल हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय, ठीक है, रेलवे बोर्ड, ये आपका जो है न्यू दिल्ली डेट 12/12/2025 को ये जो है निकाला गया है, ठीक है, नोटिस। और द जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे एंड पीयूएस, मतलब ऑल जोन में वैकेंसी जो है निकाला गया है। इसमें देखिए आपका पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए आपका जो है यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग 600 वैकेंसी इसमें रखा गया है, ठीक है। और असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए भी 600 आपका रखा गया है। इसके बाद आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इसमें बहुत कुछ हम बताने वाले हैं, कैसे तैयारी करना है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक हम लोगों को मैथ में पढ़ना होता है, क्या रीजनिंग में पढ़ना होता है, ठीक है, और क्या आपका जीके में पढ़ना होगा। ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, नया एग्जाम पैटर्न है तो नया एग्जाम पैटर्न के अनुसार क्या कुछ चेंजेस है, ये सभी चीज हम इसमें लेकर के आए हैं। तो आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सभी पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी अलग अलग रखा गया है। और इसमें देखिए, जैसे में हम यहाँ पर बता रहे थे असिस्टेंट के लिए, ठीक है, तो यह आपका 600 वैकेंसी है। और ट्रैक मेंटेनर के लिए आपका जो है इंजीनियरिंग 11,000 पोस्ट रखा गया है, सबसे ज्यादा यही आपका लगभग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे असिस्टेंट के इंजीनियर के 300 है। इसके बाद असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिक 800 है। इसके बाद असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए 200 रखा गया है। इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 500 रखा गया है पोस्ट। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए 500 रखा गया है। इसके बाद असिस्टेंट सीडब्ल्यू के लिए आपका मैकेनिकल जिसको बोलते हैं 1000 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट मैन बी के ट्रैफिक के लिए 5000 पोस्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट एस एंड टी के लिए 1500 पोस्ट रखा गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 22,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है निकल करके आ गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी जो अभी आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका सिलेक्शन अभी बाकी है। लेकिन हमारा रेल मंत्रालय के द्वारा एक नया कैलेंडर रेलवे ग्रुप डी के लिए आ गया, ठीक है। क्योंकि पहले से ही इस चीज पर चर्चा था कि हर साल जो है रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला जाएगा। तो आपका 24 में जो वैकेंसी आया था 25 में आपका लगभग क्लियर हो ही गया है, ठीक है, 1-2 महीने में इसका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा।
तो आपका नया कैलेंडर जो आया है, अब आप लोगों को तैयारी करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर, द रेलवे PU वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन a immediate action should be taken by zonal railway PUs for placing the final identity not exceeding the vacancy approval by railway board। ठीक है, मतलब रेलवे बोर्ड के द्वारा ये नोटिस निकाला गया है, अप्रूवल किया गया है, ठीक है। और ये 12/12/2025 को निकाला गया नोटिस है। अब हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों कि क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। इसका तैयारी हम लोग करेंगे तभी एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। तो पूरे चीजों को आप डिटेल समझिएगा, ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि आपका इसमें एज क्या रखा गया है, ठीक है। देखिए एज जो है, यदि आप जनरल हैं, ठीक है, यदि आप जनरल हैं तो आपके लिए दोस्तों रखा गया है एज, वो 18 से 33 इयर्स रखा गया है, ठीक है। यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए 18 से 36 इयर्स रखा गया है, ठीक है। और आप यदि एससी या एसटी हैं तो आपके लिए 18 से 38 इयर्स एज रखा गया है। तो दोस्तों ये रहा एज क्राइटेरिया, ठीक है। और ये वैकेंसी जो निकल करके आया है, ओनली फॉर 10th पास यदि आप हैं या ITI किए हैं, ठीक है, ITI 10th पास वालों के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान का जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 25 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। इसके बाद है मैथमेटिक्स मतलब गणित का भी 25 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब सामान्य बुद्धि एवं तर्क से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा। 30 अंक का प्रश्न होगा, 30 प्रश्न होगा, ठीक है। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मतलब सामान्य जागरूकता एवं समसामयिक से आपका प्रश्न जो है 20 प्रश्न रहेगा। कुल बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या आपका 100 होगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 अंक का प्रश्न होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका सही प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स कटौती होगा, मतलब इतना अंक आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। टाइम की बात करें तो आपका टाइम टेकअप यहाँ पर 90 मिनट रखा गया है, ठीक है। 100 क्वेश्चन पर 90 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान में क्या हम लोगों को पढ़ना होगा और मैथ में क्या पढ़ना होगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धि तर्क मतलब इसको रीजनिंग बोलेंगे, रीजनिंग में क्या पढ़ना होगा और आपका करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना होगा, ठीक है। ये सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि मैथ में क्या हमारा सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक हम लोगों को कवर करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स गणित, ठीक है, यानी कि गणित जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली ये आपका पढ़ना होगा। इसके बाद आपको LCM HCF डेसिमल दशमलव और पोडमास फ्रैक्शन मतलब भिन्न ये सब टॉपिक आपको कवर करना होगा। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद है परसेंटेज मतलब प्रतिशत को कवर करना होगा। मेंसुरेशन पढ़ना होगा मतलब क्षेत्रमिति से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क समय और कार्य ये चीज पढ़ना होगा। टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी
ठीक है। इसके बाद आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो ये थे कुछ मैथ के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको कवर करना जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिए एक छूट रहा था नल और टंकी, नल और टंकी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, यानी कि सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग से प्रश्न आपको कहां कहां से मिलेगा और कौन कौन से चीज को पढ़ना होगा, क्या हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए आपका सिलेबस का टॉपिक रीजनिंग में आपको एनालॉजी पढ़ना है, सादृश्य। ठीक है, इसके बाद है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड एल्फेटिकल सीरीज, मतलब संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना होगा। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संचालन पढ़ना होगा। इसके बाद है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पढ़ना होगा, सामान्यताएं और अंतर को पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब संबंध पढ़ना होगा। तो ये टॉपिक जो है आपका रीजनिंग के लिए है, इतना आपको कवर करना होगा। इसमें देखिए अभी और चीज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, विश्लेषणात्मक तर्क, ये भी आपका रीजनिंग के ही अंतर्गत आता है। इसको हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग कहेंगे। इसके बाद है सिनोलॉजिम पढ़ना होगा, मतलब न्याय वाक्य पढ़ना होगा। इसके बाद जम्पलिंग पढ़ना होगा। इसके बाद आपका है वेन डायग्राम पढ़ना होगा, वेन आरेख। ठीक है, इसके बाद पजल भी पढ़ना होगा। इसके बाद डाटा सफिशिएंसी, डाटा पर्याप्तता। ठीक है, इसके बाद है स्टेटमेंट्स कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष से भी प्रश्न आपका बनता है। इसके बाद स्टेटमेंट्स कोर्सेस ऑफ एक्शन, कथन कार्रवाई के पाठ्यक्रम। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। इसके बाद है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, यहाँ से प्रश्न तो आपका बनता ही है। इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये तो आपका मैथ्स और रीजनिंग के बताए। इसके बाद हम वीडियो के अंत तक आपको साइंस में क्या चीज पढ़ना है इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और इसके बाद है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विज्ञान का कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना होगा। तो बिल्कुल फास्ट चलेंगे हम, आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे चीजों को देखिएगा क्या आपको पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान आपका फिजिक्स पढ़ना है, इसमें आपका मात्रक, मापक और मापक यंत्र पढ़ना है, मापक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियां, ये सब चीज पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ये रहा स्क्रीन पे, और यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी में पढ़ना है आपको कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, न्यूटन के गति के नियम, बल, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी और विन्यास, चाल और वेग, इतना चीज आपको पढ़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए और पढ़ना है दूरी विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन पढ़ना है, चाल और वेग पढ़ना है, प्रत्यक्ष गति पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है, और यांत्रिकी में यही चीज आपका डबल रिपीटेड है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको न्यूटन के गति का नियम, बल, रैखिक संवेग, संवेगन संरक्षण का नियम, दूरी और विस्थापन, चाल, वेग, प्रत्यक्ष गति, त्वरण, ये चीज पढ़ना होगा। इसके बाद रेखीय गति के समीकरण भी पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना होगा दोस्तों घर्षण, क्या पढ़ना होगा, घर्षण पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद है सरल आवर्त गति या घूर्णन गति। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना होगा, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति को पढ़ना होगा, उपग्रहों के गति या पलायन वेग पढ़ना होगा,
ठीक है। तो ये सब जो भी टॉपिक है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो आपका 26 में होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पदार्थ के गुण, ये टॉपिक आपको यहाँ से प्रश्न बनेगा। प्रत्यास्थता प्रश्न पूछे जाएंगे, पृष्ठ तनाव, कोशिकित्व, द्रवों के प्रवाह, उत्प्लकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, दाब घनत्व, अनुगति सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका ये टॉपिक है तरंग ध्वनि, ठीक है, तरंग ध्वनि पढ़ना होगा। इसके बाद आपको ध्वनि तरंगों की प्रकृति पढ़नी होगी, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर पढ़ना होगा। इसके बाद ध्वनि की चाल पढ़ना होगा, ध्वनि के अभिलक्षण पढ़ना होगा। इसके बाद प्रतिध्वनि पढ़ना होगा, सोनार या रडार से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रकाश चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके जो भी एग्जाम होता है उसमें 1 से 2 प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको प्रकाश की प्रकृति पढ़ना होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना होगा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना होगा, परावर्तन के नियम पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ना होगा और गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ना होगा। इसके बाद आवर्धन पढ़ना होगा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना होगा, लेंस उत्तल हो या अवतल हो, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मानव नेत्र के बारे में विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद प्रकाशिकी यंत्र से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्युत चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। विद्युत चैप्टर, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। विद्युत आवेश पढ़ना होगा, कूलाम का नियम पढ़ना होगा, विद्युत परिपथ पढ़ना होगा, विद्युत धारा पढ़ना होगा, विद्युत चालकता ओम का नियम पढ़ना होगा, प्रतिरोध पढ़ना होगा, विद्युत शक्ति या ऊर्जा पढ़ना होगा, विद्युत यंत्र पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, ठीक है, विद्युत सेल पढ़ना होगा, विद्युत बल्ब, ट्रांसफार्मर, चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा, आधुनिक भौतिक पढ़ना होगा, नाभिकीय भौतिकी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, आविष्कार पढ़ना होगा और विधि पढ़ना होगा। इसके बाद रसायन विज्ञान से भी कुछ हम लोग परिचित हो लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, अणु परमाणु तत्व का वर्गीकरण प्रतिशत, इसके बाद मोल संकल्पना, अवगाद्रो की संख्या, ठीक है। इसके बाद आपको बर्जिलियम की परिकल्पना यानी कि तत्वों के प्रतीक, धातु अधातु उपधातु के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ना है मिश्रणों को अलग करने की प्रमुख विधियां, ठीक है, मिश्रणों को अलग करने की प्रमुख विधियां आपको पढ़ना है। इसके बाद है आपको पढ़ना है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद विलयन पढ़ना है, इसके बाद अपरूपता पढ़ना है, इसके बाद अणु द्रव्यमान या भार पढ़ना है, इसके बाद परमाणु संरचना पढ़ना है, इसके बाद परमाणु और उसके मूल घटक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद परमाणु मॉडल पढ़ना है, इसके बाद परमाणु कक्षा या ऊर्जा स्तर पढ़ना है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद परमाणु नाभिक से देखिए क्या पढ़ना है, परमाणु नाभिक से आपको क्या पढ़ना है, तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पढ़ना है। इसके बाद समस्थानिक के बारे में पढ़ना है, समभारिक के बारे में पढ़ना है, इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आएंगे रेडियो एक्टिविटा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटा एवं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आपको संयोजकता, रासायनिक बंधन, ऑक्सीजन और अपचयन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत रासायनिक श्रेणीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। इसके बाद अम्ल क्षार लवण, पीएच मान, अम्ल क्षार सूचक, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है यहाँ से आपका क्या पढ़ना है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ना है,
इसके बाद डायनामाइनर का त्रिक पढ़ना है। इसके बाद मॉडलिव की आवर्त सरणी पढ़ना है, मोजले की आधुनिक आवर्त सरणी पढ़ना है और तत्वों के आवर्ती गुण पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद धातुएं एवं अधात्विक यौगिक उपयोग पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है, ऑक्सीजन पढ़ना है, नाइट्रोजन पढ़ना है, फास्फोरस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको हैलोजन, निष्क्रिय गैस, सल्फर, कार्बन, ये सब चीज पढ़ना है। धातु और अधात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग में क्या पढ़ना है, ये चीज देखिए। तो इसमें आपको जो है सबसे पहला नंबर सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, सोना, पोटेशियम, आयन, मैग्नीशियम, सीसा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका पढ़ना है पारा। ठीक है, पारा पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है कॉपर, जिंक, टिन, कॉपर, जिंक, टिन। इसके बाद अन्य धातु और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, विधि पढ़ना है। अब आइए जीव विज्ञान में। ठीक है, तो जीव विज्ञान में आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आपको कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य के बारे में पढ़ना है। जंतु कोशिका के बारे में पादप कोशिका, उत्तक, जंतु उत्तक, पादप उत्तक और जैव अणु। ठीक है, लिपिड, प्रोटीन और यूक्लिड अम्ल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अनुवांशिकी पढ़ना है, जैव विकास पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका ईंधन, मिश्र धातु, अयस्क, ठीक है, और धातु कर्म, बहुलक, साबुन, डिटर्जेंट, कांच, सीमेंट और विस्फोट पदार्थ, स्फोटक पदार्थ, कार्बनिक रसायन। इसके बाद कार्बनिक यौगिक का नामकरण। इसके बाद हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतना चीज आपको कवर करना है। इसके बाद अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टर, अन्य कार्बनिक यौगिक। इसके बाद आपको पढ़ना है मानव शरीर से संबंधित। देखिए, मानव शरीर से संबंधित आपको पाचन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके बाद कंकाल। इसके बाद आपको अंतःस्रावी ग्रंथि, प्रजनन तंत्र। ठीक है, प्रजनन तंत्र, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, इतना चीज पढ़ना है। इसके बाद आप देखिए एनिलिडा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकानोडोमेर्टा। के बाद कार्डेटा, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, मत्स्य। ठीक है, इतना चीज के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद पादप कारिकी। ठीक है, यानी कि पादप के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका वाष्प उत्सर्जन पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन, पौधों में परिवहन, पादप हार्मोन, पादप गतियां। ठीक है, इतना चीज आपको कवर करना है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर आपका ये था सिलेबस। ठीक है, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर करंट अफेयर्स का नहीं बताया। देखिए, करंट अफेयर्स जो है ना, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। जब आपका एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम 2026 में हो गया, तो आपका जो है कम से कम 2024 से लेकर के 2026, ठीक है, तक जो भी करंट अफेयर्स बनता है उन सबको आपको रखना होगा। ठीक है, और नहीं तो आपका अगर मान लीजिए 2027 में एग्जाम होता है तो आपका फिर इसमें 27 भी ऐड करना होगा। 2027 में भी जो आपका करंट अफेयर्स बनेगा उन सभी प्रश्नों को आपको कवर करना होगा। ज्यादातर जो है आपका करंट अफेयर से अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे इस बार रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपका 20 जो है आपका 20 में से 15 प्रश्न जो है केवल करंट से आ रहा है। 5 ही ऐसा प्रश्न है जो आपको करंट का नहीं मिलेगा। लेकिन जीके जीएस की बात करें तो आपका यहाँ पर टोटल जो है आप करंट को रटिए, ज्यादा से ज्यादा यहीं से प्रश्न जो है आपका पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो आपका हो रहा है। उसके बाद नया कैलेंडर जो आया रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए 22,000 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी रेलवे दिया है। तो इसमें आपका सिलेक्शन के लिए पूरी प्रक्रिया जो है
इतना करना होगा, इतना पढ़ना होगा, इसका ये सिलेबस रहा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई इसका जो है बहुत जल्द होगा। ठीक है, दिसंबर में ही लगभग होने की चांसेस है। अगर मान लीजिए दिसंबर में नहीं हुआ तो आपका 1 जनवरी से आपका जो है स्टार्टिंग हो जाएगा, नया साल में आपका स्टार्टिंग जो है इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और बस इतना ही। ठीक है, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ हमने बताया। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसके साथ जुड़ पाए। ठीक है, और लगातार मैं रेलवे ग्रुप डी का तैयारी भी कराऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूं या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज तक आपका इतना ही। नेक्स्ट डे मुलाकात होगी, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।